हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्ज़ाम टाइम एकेडमी जो टेस्ट सीरीज चला रहा था, फिलहाल वो अभी के लिए ब्रेक कर दी गई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो टीजीटी तो पहले ही टला था, जिसकी डेट सुनिश्चित नहीं थी। बस ये कह दिया गया है जुलाई में होगी। जुलाई में कब होगी ये पता नहीं है, ठीक है। उसी तरह से पीजीटी की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि यह भी हो सकता है टल जाए टल जाए टल जाए, और ये भी सही हुआ। क्योंकि बिना तैयारी के जब डेट दे दी जाएगी तो निश्चित तौर पे अपना काम आयोग पूरा नहीं कर पाएगा समय से, लेकिन हम अपने काम को पूरा करेंगे। और बहुत सारे बच्चों की तैयारी एकदम 100% हो गई थी। बस उनको ये था कि एग्ज़ाम कब हो जाए कब हो जाए, लेकिन जैसे ही डेट टली उनके सपनों पे एक तरह से पानी फिरा। लेकिन करना क्या है, आयोग अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है। और उस दिन से मैंने भी वीडियो कई बार मनचाहा बनाने के लिए, लेकिन फिर कहा कि 2-3 दिन ब्रेक दे दीजिए, ताकि जो मन की भड़ास है, फ्रस्ट्रेशन है, इसको हटाकर 2-3 दिन आप घूम फिर लीजिए, मस्ती कर लीजिए, इसके बाद पढ़ना शुरू करिए। देखिए, अब ये डिस्क्रिप्टिव चलेगा। ये क्या चलेगा? डिस्क्रिप्टिव, जो मैं आपसे बार बार कहता रहा। और ऐसा डिस्क्रिप्टिव जो आपको, चूंकि आपको लिखित नहीं करना है, आपको बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही करना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। टू द पॉइंट, क्या टू द पॉइंट, जहां चीजें समझाने वाली होंगी वो समझाई जाएंगी, जितना लिखाने वाली होंगी वो बोर्ड पर लिख दूंगा मैं, ठीक है। आप पहले सुन लीजिए, बाद में पेन और कॉपी से नोट कर लीजिएगा। इसके पहले फायदा ये होगा आपको कि आपने चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज जो चलाई गई पूरी तरह से एग्जाम टाइम एकेडमी पर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, आपने उसको देखा होगा। जो छात्र, जो प्रतियोगी उसको नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है। और प्रत्येक चैप्टर से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं और व्याख्या के दौरान उससे कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इन सब पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि पहले हम ये जान लें कि प्रश्न कौन सा पूछा जाना है, ठीक। यही सबसे बेहतर रणनीति है पढ़ने की। इसके बाद आप देखिए, टॉपिक वाइज मैं लेके चलूंगा। और एक चीज आप देख रहे होंगे, सविंद्र सिंह, जो भौतिक भूगोल से स्टार्टिंग होगी, ठीक, क्योंकि भूगोल के 2 ही पार्ट हैं, अभी चर्चा करते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये पुस्तक अपने आप में एथेंटिक पुस्तक मानी जाती है, जो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। सर ने ये पुस्तक बहुत ही, जान लीजिए, मेहनत से लिखी हो और बहुत कामयाब पुस्तक है। बहुत सारे लोग, ठीक है, इसको पढ़कर बहुत ऊपर तक गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है और इससे क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं। और मैंने देखिए लिख दिया है, बीपीएससी टायर 4, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और सीटेट, टेट, जो आपके जूनियर के 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से संबंधित, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने प्रश्न आएंगे सबके वो सही होंगे। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। आप ना केवल ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे बल्कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब चीजें हमको पता चल जाती हैं तो हम उसको शब्दों में ढालकर, वाक्यों में पिरोकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज से एक नई शुरुआत। क्या? टॉपिक वाइज हर चीज को लिखते, पढ़ते और समझते चलेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भूगोल क्या है, ठीक है। भूगोल क्या है, क्योंकि अगर आप भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं या भूगोल से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि भूगोल क्या है। तो बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम देखें
देखिए, तो इसके अगर हिंदी अर्थ देखेंगे, कैसा अर्थ, हिंदी अर्थ देखेंगे, हिंदी अर्थ, तो यह भूगोल जो शब्द है, भू धन गोल, दो शब्दों से मिलकर बना है। भू धन गोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है गोलाकार, गोलाकार। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि गोलाकार, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ठीक है, क्या है, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसके लिए ज्योग्राफी शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, जियोग्राफी। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं और स्पष्ट करने के लिए, जैसे यहां आपने लिखा क्या, हिंदी में अर्थ, उसी तरह से आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में अर्थ। ठीक है, अंग्रेजी में अर्थ, चीजें वही होती हैं, परोसने का ढंग अलग हो जाता है, इसलिए नंबर भी सब लोग अलग अलग पाते हैं। क्लियर, हाँ, तो देखिएगा अंग्रेजी में लिखेंगे भूगोल के लिए भूगोल के लिए सर्वप्रथम इरेटॉस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, क्या लिख देंगे, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। नोट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको डलवाऊंगा। बस शुरू हो रहा है अब सिस्टम पढ़ने और पढ़ाने का जबरदस्त ढंग से, प्रयोग किया है। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी के लिए भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, किया, यहां से लिख लेंगे, इसलिए इनको भी भूगोल का पिता कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। अब एक बात यहां से समझ में आई होगी कि भूगोल के पिता इनको भी कहते हैं, मतलब क्या है कि क्या भूगोल का पिता और कोई है, हाँ, और कोई है जो एग्जाम में सही करता है। तो यहां नोट लिख लेंगे, एक बात क्या लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट, भूगोल का जनक या पिता, भूगोल का जनक या पिता किसको, हिकैटियस को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान को एक पुस्तक के रूप में
स्थापित करने का कार्य इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियोडस में किया था। किसमें? जस पीरियोडस में किया था। ठीक है, जस पीरियोडस में किया था। देखिए आपको एक एक पैरा से एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमए कहीं भूगोल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो भी ये बहुत अच्छा है। और यहां से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए कि भूगोल के पिता कौन है, तो हिकैटियस हैं। हिकैटियस की पुस्तक का क्या नाम है? जस पीरियोडस है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। समझ में आई बात? इसके बाद पूछे कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है? सबसे पहले तो वो है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। तो ऐसे 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। कितने? 3 प्रश्न। अब देखिए अंग्रेजी में अर्थ की बात पीछे डाला गया था, तो देखिएगा ज्योग्राफी के लिए जियोग्राफी शब्द लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के। ठीक है, किस शब्द से? जियोग्राफिया शब्द से बना है। ठीक है, जियोग्राफिया शब्द से बना है। देखिएगा अगर जियोग्राफिया का आप डिवीजन करते हैं, जियो एक हो गया, जियो प्लस ग्राफिया कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा ग्राफोस। ग्राफोस। ठीक है, ये तो जियो का अर्थ होता है एर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है। और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर इसकी हिंदी निकालें तो ये हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। इसके बाद तमाम सारे भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाएं हैं। ठीक है, आप चर्चिल की याद कर लीजिए, हार्टस्टोन की देख लीजिए। ठीक है, स्ट्राबो की देख लीजिए, हेटनर की देख लीजिए। यहां मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब डिवाइड होगा, ये इसको 2 भागों में बांटा गया है, फिर उसी के अंदर सारी परिभाषाएं आती जाएंगी। ठीक है ना जी? हाँ, आप एक लाइन लिख सकते हैं, इन लोगों की परिभाषा आप देख सकते हैं। लिखिएगा
कि भूगोल को विभिन्न भूगोल वेत्ताओं ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैं नाम दे रहा हूं, जिसमें कुछ की परिभाषाएं प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए यहां आप सैंपल की परिभाषा लिख सकते हैं, सैंपल। ठीक है, सैंपल की परिभाषा क्या है, हालांकि वो मानव भूगोल करके है, लेकिन भूगोल करके भी आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि भूगोल गतिशील पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक, क्या भूगोल गतिशील पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद भूगोल स्थानों का विज्ञान है, भूगोल स्थानों का विज्ञान है। स्ट्राबो की हो गई, स्ट्राबो। देखिए मैं यहां परिभाषा लिख नहीं रहा हूं, हेटनर आदि, क्योंकि बहुत बोरिंग क्लास हो जाएगी। इसके बाद आप परिभाषा को हार्टशोन, रिचार्ड हार्टशोन, जो लोग डिस्क्रिप्टिव में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे देख लो, इनको किताब से आप बुक से नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब देखिएगा भूगोल के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भूगोल का वर्गीकरण, भूगोल का क्या है, वर्गीकरण। देखिए तो भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। अब यहीं से आपकी स्टार्ट होगी भूआकृति विज्ञान। ठीक है, लिखेंगे भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, देखिए एक है पहले भौतिक भूगोल। क्या है, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को ही क्या कहते हैं, भूआकृति विज्ञान के नाम से आप पढ़ेंगे, भूआकृति विज्ञान के नाम से आप पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये टोटल इसी को प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये टोटल ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, प्रकृति की बनाई हुई चीजें। दूसरा, इसी की सहायता से मानव ने जो अपने संसार का निर्माण किया है, अपने रहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, जाने आने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उसको हम पढ़ेंगे मानव भूगोल में। क्या पढ़ेंगे, मानव
भूगोल या इसी को सांस्कृतिक भूगोल भी कहते हैं, सांस्कृतिक भूगोल। जो नहीं समझ में आएगा एकदम कमेंट करिएगा बिना झिझक के। बहुत लोग पढ़ाए हैं ज्योग्राफी को, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे बेहतर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके मानसिक लेवल पे पहुंचकर, ठीक है, आप ही की भाषा में, बहुत बड़ी प्रोफेसर ही नहीं झाड़नी यहाँ पे, ठीक है, कि मैं नेट जेआरएफ हूं तो उतना ऊपर से बताऊं, नहीं, चीजें वही सबसे अच्छी होती हैं जो आपके समझ में आए। जितनी चीजें चली हैं अगर दिमाग में बैठ न जाए तो बताइएगा, ठीक है, केवल सुनना है और फिर लिखते जाना है, ठीक है ना जी। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल को। मानव भूगोल को इसके बाद पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, देखिए भौतिक भूगोल कहते किसे हैं पहले ये जान लीजिए बहुत साधारण शब्दों में, कि पृथ्वी तथा उस पर वह समस्त रचनाएं, वह समस्त आकृतियां, वह समस्त आकार जिसको ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, अलग अलग धर्मों में जो उनके इष्ट माने जाते हैं उन्होंने बनाया है, जिसको बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं है, ऐसे समस्त रचनाओं को, ऐसी समस्त, ठीक है, आकृतियों को ही भौतिक भूगोल की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, स्थल, जल और वायु, और इन तीनों में सम्मिलित रूप से जैवमंडल, क्या, जीवमंडल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे भौतिक भूगोल में भूगोल के उन समस्त क्षेत्रों, रचनाओं, आकारों तथा वस्तुओं को रखा जाता है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। कौन किया है, प्रकृति या ईश्वर ने किया है। किया है, इसलिए इसे प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। देखिए आप कहते हैं गर्मी लगती है, मैं जब मेरा ध्यान लगता है पढ़ने और पढ़ाने में तो बता दूं कि गर्मी बिल्कुल भी नहीं। 400 वाट की राड जल रहे हैं, ठीक है, चूंकि आप अच्छे से सुन पाए, आपकी आवाज मेरी आवाज आपके तक अच्छे से पहुंच पाए, कोई सरसराहट ना हो, इसलिए कोई फैन ऑन नहीं किया गया है, ठीक है। तो वही कहते हैं ना कि जब मन लग जाए किसी में, तुलसीदास का मन लगा था रत्नावली में, तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना आंधी दिखाई दे रही थी, ना पानी दिखाई दे रहा था, ना बाढ़ दिखाई दे रही थी, ना मुर्दा जो लाश तैर रही थी वो दिखाई दे रहा था, ना सांप लटकता हुआ दिखाई, बस केवल रत्नावली दिखाई दे रही थी। और उन्होंने तमाम सारी विषम परिस्थितियों को पार करके, ठीक है, रत्नावली तक पहुंच गए, क्योंकि दिखाई क्या दे रहा था, रत्नावली का चेहरा। एक दिन बीता था, महज एक दिन
रत्नावली एक दिन के लिए मायके गई थी और जब रत्नावली उनको देखती हैं, आग बबूला हो जाता चेहरा। कहती कि बस एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाए, मेरे बिना एक दिन भी नाथ जीवन अपना नहीं व्यतीत कर पाए। तो वही कहती कि अस्थि चर्म मम देह मैं, तामे ऐसी प्रीति ऐसी होत जो श्री राम में, होत न फिर भवभीत। इसी तरह का दोहा है कि हे नाथ, इस हाड़ और मांस के बने शरीर से आपको इतना लगाव है, इस तरह का प्रेम अगर आप श्री राम से लगाते तो शायद भव को पार करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही भव पार हो जाते। ठीक है, फिर जन्म मरण से छुट्टी हो जाती। और ये बात लग जाती है किसको? तुलसीदास को। कहते हैं कि हे देखा ये करे खातिर हम नदी पार कई के आवत हैं, सांप पकड़ के चढ़ जाते हैं और हईसन बतावत है। और उसी दिन से मुंह मोड़ा तुलसीदास ने, फिर नहीं देखा रत्नावली की तरफ और रामचरितमानस की रचना अवधि में लिख कर डाली। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा एग्जाम टल गया, ठीक है, बहुत परेशानी हो गई, बहुत गर्मी है, अब नहीं पढ़ा जाता। तो नहीं, आप सोचिए कि 4 साल बाद ये एग्जाम आ रहा है, लगभग 4 साल बाद। इस बार छूटा तो फिर 4 साल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना 100% दे दीजिए। और 100% जो लोग अपनी तैयारी का आकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन बुरा लगेगा कह रहा हूं तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस रूम पर करके जितना प्रश्न सही करते हैं उतना एग्जाम में भी उतना ही सही करते हैं। ये मेरा अनुभव है और मैंने जब ये किया है तब जाके सिलेक्शन हुआ, नहीं 2-3 बार मेरा भी नहीं हुआ था। समझ में आई ना बात? तो चीजों को पकड़िए। देखिए, ये भौतिक भूगोल किससे कहते हैं, ये हो गया। ठीक, अब इसका विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, क्योंकि देखिए चीजें आसान तभी होंगी, चीजें आसान अगर आपको करना है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यही डिस्क्रिप्टिव में होता है। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, किताब को आज उसी तरह से पढ़ने की जरूरत है जैसे जानते हैं पैराग्राफ्स नहीं हर एग्जाम में आ रहे हैं, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उस। तो जो स्मार्ट स्टडी करने वाले लोग हैं, स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, इसके बाद उनको पता हो जाता है कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ते समय हमको क्या फोकस करना है, किस पे नजर जरूर पढ़नी चाहिए हमारी, तो उनका एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाता है। और जो लोग पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर इसके बाद प्रश्न को पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले किसी भी एग्जाम के पहले प्रश्न को हल करने चाहिए। अब तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप प्रत्येक टॉपिक से आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर लिए हैं, इसके बाद टॉपिक पढ़ना शुरू किए हैं, तो ये वैज्ञानिक तकनीकी है। क्या है? वैज्ञानिक तकनीकी है, क्योंकि आएगा कहां से? अगर कोई नया क्वेश्चन बनाता है आयोग, कोई भी आयोग हो, तो वो सबके गलत होने की संभावना है, केवल आप ही का थोड़ी गलत होगा, क्योंकि नया तो नया है। ठीक, तो आने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, वो आपके नहीं गलत होने चाहिए। और वो सही तरीका क्या है कि प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारे वीडियो को 25-26 वीडियो 37 वीडियो है, सबको देख लीजिए, इसके बाद इस चीज को देखिए, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर? हाँ, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र देखिएगा। यदि भौतिक भूगोल की बात करें, आप पूरे पृथ्वी पर नजर डालिए, तो आपको सबसे पहले स्थल देखना है। क्या देखना है? स्थल। यही 3 भाग हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? स्थल पे नजर डालिए, जिसपे आप हैं। ये स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल। स्थल पे है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, फिर दूसरे पे नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? जिससे जीवन है, जलमंडल। क्या? जलमंडल दिखाई देगा। यानी भौतिक भूगोल का ये भी विषय है। ठीक है, इसको भी ईश्वर ने बनाया है।
इसके बाद क्या देखेंगे, एक और नजर डालिए तो आपको दिखेगा वायुमंडल, यही आधार है। क्या है? वायुमंडल। इसको अलग कलर से ले लीजिए, क्या दिखेगा आपको? वायुमंडल। अगर आप इस तरह से लिख दिए तो कतई बहुत जबरदस्त नंबर मिलेगा आपको, जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव वाले हैं। और जो लोग ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं, समझ में आ गई चीजें तो कभी गलत नहीं होती भाई, ठीक है? तो समझिए, ये मुख्य विषय क्षेत्र हैं इसके, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और इसी तीनों में व्याप्त है आपका कौन सा मंडल? तीनों में व्याप्त है, जिसे हम कहते हैं जीव मंडल, जीव मंडल या जैव मंडल, या जैव मंडल, ठीक है? और ये सभी को कौन बनाया है? सभी को हम भौतिक भूगोल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि सभी का निर्माण कौन किया है? ईश्वर या प्रकृति ने। सभी क्या है? भौतिक भूगोल है। अब इसी में से हम एक एक पढ़ेंगे। देखिए, स्थल, क्या? स्थल, इसके बाद जल, इसके बाद वायु, और ये बीच वाला चौथा मंडल जिसको हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। मैंने यहां लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक? तो विषय क्षेत्र जब पूछेगा तो आप ये डाल दीजिएगा कि भौतिक भूगोल को मुख्य रूप से 4 शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम स्थल मंडल को लेते हैं। किसको लेंगे? स्थल मंडल। स्थल मंडल, ध्यान से समझिएगा, क्या? स्थल मंडल। देखिए, और स्थल मंडल में हम पृथ्वी तथा उसके विभिन्न उच्चावचों को शामिल करते हैं, विभिन्न भू आकृतियों को शामिल करते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें है भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान को जियोमार्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमार्फोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी, ठीक है? जियोमार्फोलॉजी। अब आपसे भू आकृति विज्ञान भी कहीं ना कहीं रखा गया होगा सिलेबस में। भूगोल तो हर जगह पढ़ाया जाता है, भूगोल ही पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन भूगोल इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो अब तो सेमेस्टर चल रहा है, तो कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको कहीं ना कहीं रखा गया होगा जियोमार्फोलॉजी। तो आप अगर वहां से इसको निकाल लेंगे तो वो उसके लिए हो जाएगा, चाहे आप जहां भी पढ़ें, ठीक है? भूगोल ही पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, अगर जियोमार्फोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो ये जियोमार्फोलॉजी है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है? क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द जियोधन मर्फी से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मर्फी का अर्थ होता है आकृति। क्या होता है? आकृति या स्वरूप। लिखेंगे भू आकृति, भू आकृति विज्ञान से तात्पर्य भू अर्थात पृथ्वी की आकृतियों
या स्वरूपों, आकृतियों या स्वरूपों के वर्णन के मतलब ये का लिखे, स्वरूपों का वर्णन करना है। भू आकृति विज्ञान से तात्पर्य भू अर्थात पृथ्वी की आकृतियों या स्वरूपों के वर्णन कर, आकृतियों का वर्णन करना है। समझ में आई बात? यानी जो पृथ्वी आपको दिख रही है, जो धरातल दिख रहा है, हर जगह समान नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं पैठार है, कहीं मैदान है, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो इन्हीं का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अर्थात क्या कहेंगे, पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना ही भू आकृति विज्ञान है। पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना। अब देखिएगा, वहां से अगर आप उठा लेंगे तो लिखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। क्या लिखेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के जियोधन मर्फी से बना हुआ है, ठीक है। मर्फी से बना है, जिसमें जियो का अर्थ, जियो का अर्थ पृथ्वी और मर्फी का अर्थ स्वरूप या आकृति से है। मर्फी का अर्थ उसके स्वरूप या आकृति से है। अर्थात पृथ्वी के आकृति या स्वरूप का अध्ययन करना ही भूआकृति विज्ञान है। क्या लिख देंगे? अर्थात पृथ्वी के आकृति या स्वरूपों का अध्ययन करना ही क्या है? भू आकृति विज्ञान है। ठीक है, तो ये हो गया भू आकृति विज्ञान की परिभाषा, आप कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए। ये अगर क्लियर हो गया तो आपको समस्या नहीं आएगी, आप कहीं भी बोल सकते हैं, किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी या धरातल पर नजर डालिए, स्थल मंडल पर नजर डालिए, तो आपको वह एक समान नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कहीं ऊबड़, कहीं खाबड़, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं गड्ढा, कहीं पर्वत, कहीं पठार। तो इसी को उच्चावच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी के नीचे, नीचाई और ऊपराई कह लीजिए, नीचे और ऊपर, ठीक है, नीचे और ऊपर, यानी असमतल स्वरूप को ही उसका उच्चावच कहा जाता है। अब इसी उच्चावच के आधार पर पूरी पृथ्वी पर जितनी भी आकृति और आकार पाए जाते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप पहले लिख लीजिएगा, लिखेंगे उच्चावच। उच्चावच क्या होता है पहले ये जान लीजिएगा। पृथ्वी या धरातल, पृथ्वी या धरातल के
ऊपर नीचे अर्थात असमतल भाग को ही उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। लिखेंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अच्छा, उच्चावच के प्रकार यहां डाल दीजिए, उच्चावच के प्रकार। अब लिख देंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किसको? उच्चावच को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। क्या पहला ये पूछा जाता है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। एक एक लाइन समझ में आएगी। तीसरा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और जिस पुस्तक के आधार पर आपको बताया जा रहा है वो पुस्तक आयोग में प्रश्न के सही करने का आधार बनती है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा कि कैसे याद रखना है चीजों को। इससे प्रश्न बहुत आए हैं, बहुत बार आए हैं। मतलब एक एक क्लास से कम 15-15 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितना कितना? 15-15 क्वेश्चन। और एग्जाम टाइम एकेडमी को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, पर डे वीडियो जाएगी। ठीक, और ऐप भी है एग्जाम टाइम एकेडमी का ऐप भी, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर भी वीडियो जाना शुरू होगी। अभी कुछ टेक्निकल इशू है जो समझ में नहीं आ रहा है, बन गया है, बस जल्दी से उसको सही करके उस पर भी जाने लगेगी वीडियो। ठीक है ना जी? हाँ, फिलहाल ये कैसा लग रहा है इसको जरूर आप क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। क्योंकि मेरे पढ़ाने का बस मतलब यही है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तब मजा आता है सीखने और सिखाने का। देखिए अब एक एक उच्चावच को पहले समझ लीजिए। प्रथम श्रेणी का उच्चावच किसे कहते होंगे? प्रथम श्रेणी का उच्चावच। अब याद आप करेंगे तो कभी याद नहीं होगा, याद होगा तो भूल जाएगा जल्दी से। प्रथम श्रेणी के उच्चावच से क्या तात्पर्य? पृथ्वी पर वह चीजें जो सबसे पहले बनी हैं, पृथ्वी पर वह निर्माण, वह आकृति, वह आकार जो सबसे पहले निर्मित हुआ है उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया। आप सोचिए, पृथ्वी आग का गोला थी। कभी पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी। और जब इस पे अकस्मात पानी बरसने लगा है, ठीक है, अब ये सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि जब ये आग का गोला थी तो पानी कहां से बरसा। तो ये आप जानते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट होंगे, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी बनता है। H2O पानी का है ना सूत्र, H2O। और आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य का ही अंग है, सूर्य का ही निकला हुआ भाग है। और जो सूर्य, इसके बाद आप सौरमंडल पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी पढ़ाना है तो पृथ्वी कहां से आई है उसके लिए सौरमंडल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो सूर्य आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम पूरी तरह से पाया जाता है, और तप रहा है, पूरी तरह से जल रहा है। और जल रहा है, तप रहा है, तो ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि जलने में सहायक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। तो हुआ होगा कुछ उत्परिवर्तन टाइप का, एक बैग
बरसने लगा होगा पानी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी जब पानी से सिकुड़ी तो दो चीजें बनी, ठीक है, एक महासागर बना और एक महाद्वीप बने। महासागर बने और महाद्वीप बने। जहां पानी इकट्ठा हो गया बड़े बड़े क्षेत्रों में उसे हम महासागर कह दिए, और जहां पर पानी नहीं इकट्ठा हुआ, स्थल रह गया, मिट्टी रह गई, उसे हम महाद्वीप कह दिए। क्लियर? वो वेगनर का सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत मजा आएगा। फिलहाल यहां उसको मत छेड़िए, नहीं तो दूर चला जाएगा मैटर। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले निर्मित आकृतियों अर्थात महाद्वीप और महासागर को शामिल करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा दूसरा इसका है। दूसरा क्या है? दूसरा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय, ये प्रश्न बने भाई, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होंगे? तो आप कुछ न कुछ जरूर पढ़े होंगे भूगोल में। आपको बताया गया होगा एक अंतर्जात बल, एक बताया गया बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, ठीक है, उसी से पृथ्वी का धरातल उभड़ खाबड़ होता है, पर्वत पठार का निर्माण होता है। समझ में आ रही बात? पृथ्वी की, जैसे आपके पेट के अंदर जब गड़बड़ी होती है तो चेहरे पर कील मुहासे तमाम सारी चीजें उभड़ खाबड़ दिखने लगती हैं, तो आप एसिलाक ओसिलाक खाते हैं और तमाम सारे डॉक्टर की सलाह लेते हैं कि भाई पेट में गर्मी हो गई है। उसी तरह से पृथ्वी की पेट में जब गर्मी के कारण तमाम सारी प्लेटें इधर उधर होती हैं, तो जिनका निर्माण होता है उसको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या, तो यहीं से आप एक लाइन लिख लेंगे, लिखेंगे द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी के आंतरिक बल या शक्तियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को शामिल करते हैं। अब कौन कौन सी हैं, देखिए दिमाग लगाइएगा, कौन कौन सी इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे पर्वत पठार मैदान भ्रंश, ठीक है, क्या क्या आपको दिख रहा है? पर्वत पठार मैदान भ्रंश, झील गर्त आदि। झील गर्त आदि ये क्या है? आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और एक और आज पढ़ लीजिए, यही आज का लास्ट रहेगा, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में वो क्या है पहले समझ लीजिएगा। पृथ्वी, कुछ ऐसे बल हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी को उभड़ खाबड़ करने का काम करती हैं। किल मुहासे, जैसे
पेट की गर्मी से होते हैं चेहरे पर, फिर आप उस चेहरे को चमकाने के लिए कहां जाते हैं? ब्यूटी पार्लर, जिसको कॉमेडी टाइप में मुंह नचवा कह दिया करते हैं। आज देखिए हर चट्टी चौराहे पर ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, केवल महिलाओं के ही नहीं, पुरुषों के भी। ठीक है, अब तो क्योंकि जब से मर्दों वाली क्रीम चलने लगी है, तब से मर्द भी महिलाओं से पीछे नहीं हैं सुंदरता दिखाने में। तो हर तरह के ब्यूटी पार्लर आपको मिल जाएंगे। मुंह नचवा कंपनी आपके चेहरे के कील मुहासे सब रगड़ फगड़ के सही कर दे रहे हैं। उसी तरह से पृथ्वी को समतल करने का काम कौन सा करता है, रगड़ने का काम कौन सी शक्तियां करती हैं? तो जो बहिर्जात बल हैं। ठीक है, बहिर्जात बल में कौन कौन से बल आपके आएंगे? देखिएगा, बहता हुआ जल है जिसे आप नदी कहते हैं, वायु है जिसे आप पवन कहते हैं, हिमानी है। तो ये सब क्या करते हैं? पृथ्वी को काट छांट कर फिर से समतल करने का काम करते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में इनके द्वारा जो निर्माण किया गया है उनको शामिल करते हैं। तो लिखिएगा, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित आकृतियों को शामिल करते हैं। देखिए, डीएसएसबी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन कह रहे हैं, शायद एग्जाम की डेट। तो आप पढ़िए, नौकरी मिलेगी, बस धैर्य को धारण रखिएगा। क्या करना है? धैर्य को धारण रखिए। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे क्या क्या आएगा? एक और स्पष्ट कर लीजिए, शामिल करते हैं। इसमें अपर्दन तथा निक्षेपण, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन से निर्मित स्थलाकृतियां देख लिया करिए, शामिल होती हैं। क्योंकि कभी कभी अनाच्छादन पूछ देता, अनाच्छादन क्या है? तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें सरिता, सागर, या आप तुरंत नोट लिख लीजिएगा, जल, पवन, हिमानी तथा सागरीय एवं भूमिगत जल से निर्मित आकृतियां। बहुत ही जबरदस्त है ये आकृतियां। जैसे आपने देखा होगा, क्या? यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ड्रमलिन, मैं सबका एक एक बोल दे रहा हूं, ड्रमलिन,
छत्रकशिला, छत्रकशिला, युवाला आदि। आप ये जानिए जितनी भी स्थलाकृतियां पवन, हिमानी, सागर के द्वारा निर्मित होंगी सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आएंगी। अब देखिए एक चीज यहां से और आपको जाना, यहां से लगभग 10-15 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, लगभग कितने 10-15 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब कल हम बात करेंगे किसकी, भूआकृत विज्ञान के विकास की, और वहां से भी लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की वीडियो ये कैसी लगी है बताते जाइएगा। निश्चित रूप से मन से पढ़िए, नोट बनाकर पढ़िए, आपको निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद सुनने के लिए।